गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संतोष कुमार गौड़। और इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी आज की वीडियो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार पर आधारित है। इसके पहले की वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय के अंतर्गत राष्ट्रवाद के विषय में जाना था। साथ ही फ्रेडरिक सॉर्यू के बारे में और उनके कल्पनादर्श और निरंकुशवाद के बारे में भी जाना था। तो आइए हम आज का अध्याय 1 का अगला भाग देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र का विचार। तो जब हम इस भाग को देखते हैं तो इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति। आप में से बहुत से लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा भी होगा और मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो क्रांति होती है वो क्यों होती है। आपने भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी जाना होगा। मंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह किया गया था। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर किसान विद्रोह भी हुआ, राजाओं के द्वारा भी विद्रोह किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे सैनिक, हमारे किसान, हमारे राजा ये सब अंग्रेज़ों के निरंकुशवाद से तंग आ गए थे। उनके जो केंद्रीयकृत राजनीति थी, जो शासन व्यवस्था थी, उससे परेशान हो गए थे। इस कारण से उन्होंने विद्रोह किया था। सेम वही चीज़ फ्रांस में भी हुआ जब वहाँ के शासक के द्वारा रूढ़िवादिता अपनाई जाने लगी, लोगों का अधिक से अधिक शोषण किया जाने लगा, किसानों के ऊपर अधिक से अधिक कर लगाया जाने लगा, केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था हो गई। तो इस कारण से लोगों ने फ्रांस में क्रांति की। तो हम देखते हैं, इसमें मैंने जैसे लिख रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी राज्य पर या किसी देश पर या किसी क्षेत्र विशेष में किसी राजा का शासन होता है तो वहाँ की प्रजा, उसके मन में राजा के प्रति भय होता है। यदि वो राजा अच्छा है, उसका जो है वो प्रजा के हितों के हिसाब से काम करता है, तब तो प्रजा उसको स्नेह देती है और उसके हिसाब से चलती भी है। लेकिन जब राजा प्रजा का शोषण करना शुरू कर देता है तो ऐसी स्थिति में प्रजा के मन में उसके प्रति भय उत्पन्न हो जाता है और प्रजा के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होने लगता है कि धीरे धीरे जब लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्ति जो ऐसी क्रांतियों का, ऐसे आंदोलनों की शुरुआत करते हैं, वो लोगों के मन में एक राष्ट्र का विचार उत्पन्न करने लगते हैं। तो ये क्रांति क्या है? ये राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, उसके कारण क्या क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस की राजनीति एवं संविधान में कई बदलाव आए। भाई, फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके कारण क्या हो गया कि जो सत्ता का हस्तांतरण था राजतंत्र से लोकतंत्र को हो गया। जनता के द्वारा जो संविधान बनाया गया, जनता के द्वारा जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, सत्ता का हस्तांतरण उस जनता के हाथों में आ गया, उन जनता के लोगों के पास आ गया। इस कारण से जो फ्रांस की राजनीति थी और जो फ्रांस का संविधान था उसमें कई सारे बदलाव भी हुए। साथ ही साथ इस क्रांति ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को भी जन्म दिया। और जो है ऐसा बाद में मतलब लोगों का जो प्रयास रहा, फ्रांसीसी सेनाओं के द्वारा जो कार्य किए गए, उसके कारण भी अन्य देशों के मन में भी राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। अब ये राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्र की भावना की रचना, अगला टॉपिक हम देखते हैं कि राष्ट्र की भावना की रचना ये क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम, कैसे राष्ट्र की भावना की उत्पत्ति कैसे हुई लोगों के मन में, किस तरह से लोग राष्ट्र को जानने लगे, राष्ट्र के प्रति उनके मन में एक रूपता ने जन्म लिया। तो इसके लिए लोगों के द्वारा उस समय जो क्रांतिकारी थे या जो फ्रांस की क्रांति में जिन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया था, उनके द्वारा जो कदम उठाए गए उसी के कारण अन्य लोगों के मन में भी राष्ट्र की भावना जन्म लेने लगी। तो उसमें सबसे पहली क्या थी, एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की पहचान। इसमें क्या था कि
पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार होने लगा, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है कि फ्रांसीसी ध्वज का प्रयोग, फ्रांसीसी झंडे का प्रयोग किया गया। पहले राजसी प्रतीक चलते थे, राजा के द्वारा जो है प्रतीकात्मक झंडे का प्रयोग किया जाता था। फ्रांस की जनता ने उस झंडे को हटा करके जो फ्रांस का ध्वज था, जिसको राष्ट्र का ध्वज माना गया, वो भी एक तिरंगा ही था, उसी का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे लोगों के मन में जो है राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। अगला जो है क्या किया गया कि स्टेट जनरल, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो है स्टेट जनरल जो कि सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुना गया है, जो इसके जो है स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था वो भी नागरिकों के माध्यम से ही इसका चुनाव हुआ। भाई पहले तो क्या होता था कि इसमें 3 भाग थे। पहले भाग में तो जो है कुलीन वर्ग, दूसरे भाग में जो है पादरी वर्ग, और तीसरे वर्ग में जो है मध्यम वर्ग या अन्य वर्ग जो भी थे। ठीक है, तो उसमें जो तीसरा वर्ग था, अन्य वर्ग या मध्यम वर्ग था, उनको बहुत अधिक वरीयता नहीं दी जाती थी, उनकी बातों को ज़्यादा माना भी नहीं जाता था। और इसी कारण से जो है फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म भी लिया था, जब लुई 16वां के द्वारा जो है टैक्सेशन वगैरह, किसानों के ऊपर कर वगैरह बढ़ा दिए गए थे, और जो है मज़दूरों की जो मजदूरी होती है उसमें कोई भी इजाफा नहीं किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के मतलब इन्हीं दोनों वर्गों ने बैठ करके स्टेट जनरल में अपना जो है राय वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लिया, एक नया कानून भी लागू कर दिया, और इसमें अन्य वर्ग के लोगों को शामिल भी नहीं किया गया, ना ही उनकी राय जानने की इनने बहुत अधिक महत्व प्रकट करी। इसके कारण से क्या हुआ कि आगे चल करके स्टेट जनरल को ही चेंज करके उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को वरीयता दी गई। इसके बाद क्या हुआ, स्तुति गीत एवं शपथ। भाई जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो देश के प्रति एक समर्पण की भावना पैदा होती है, राष्ट्र का विचार मन में उत्पन्न होने लगता है। उसी तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को या राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करने के लिए, सबके मन में उसका बीज अंकुरित करने के लिए स्तुति गीत गाए जाने लगे और शपथ भी लिए गए। साथ ही साथ हम देखिए हमेशा 15 अगस्त या 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ऐसे समय पे या शहीद दिवस के समय पर हम क्या करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, शहीदों का स्मरण करते हैं। तो ऐसा करने से भी जो अन्य लोग हैं उनके मन में भी एक समर्पण की भावना जन्म लेती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जन्म लेती है, और राष्ट्र का विचार अंकुरित होता है। इसके साथ ही साथ क्या किया गया है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। भाई पहले मध्यम वर्ग के लिए अलग नियम थे, उच्च वर्ग के लिए अलग नियम थे, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए अलग अलग नियम थे, लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाई गई, जो है जब सत्ता का हस्तांतरण क्या हुआ, राजतंत्र से हट करके लोकतंत्र में हुआ, तो उसके बाद एक ऐसी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए। इसके साथ में क्या हुआ कि जो कस्टम ड्यूटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी जो होती है, ये सामान के आयात पर लागू की जाती है, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया, ताकि व्यवसाय को या व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही साथ क्या किया गया, भार एवं मापन की एक मानक पद्धति बनाई गई। भाई पहले क्या था, पूरे फ्रांस में हर जगह पर अलग अलग जो है भार या मापन के लिए अलग अलग पद्धतियां अपनाई जाती थी। कहीं पर किसी वस्तु को जो है अलग रेट में बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, तो दूसरी जगह पर उसका भार भी अलग हो जाता था, उसका माप अलग हो जाता था। तो इस कारण से पूरे फ्रांस में क्या किया गया, भार और मापन की एक ही पद्धति, एक स्टैंडर्ड पद्धति बनाई गई, जिसके द्वारा ये जो अलग अलग जगह पर विविधताएं थी वो समाप्त हो गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या था कि फ्रांस की जो भाषा थी, फ्रेंच भाषा, उस पर बल दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, पूरे फ्रांस में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं थी। जैसे अगर आप पूरे भारत में घूमना शुरू कर दीजिए तो भारत में भी अलग अलग भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय बोलियां भी हैं। ठीक है, जिसके कारण हम अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। इसी तरह से फ्रांस में क्या था कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या करा कि उन भाषाओं को उसकी प्रयोग पर जो है कम ध्यान दिया जाने लगा, बल्कि
फ्रेंच भाषा पर अधिक से अधिक बल दिया जाने लगा और यहाँ तक कि फ्रेंच भाषा को ही राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बदल दिया गया, ताकि पूरे फ्रांस की एक ही भाषा हो जाए और उससे भी लोगों के मन में राष्ट्र का विचार उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। अगला इसी में जो पॉइंट है वो है कि फ्रांस के लोगों का मिशन। अब क्रांतिकारियों ने क्या किया कि ये भी एक घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना है। ठीक है, मतलब फ्रांस से तो तानाशाही को ख़त्म किया ही किया, साथ ही साथ यूरोप के जो अन्य देश से वहाँ से भी तानाशाही को वो ख़त्म करना चाहते थे और उन्होंने एक उद्देश्य अपना बना लिया, एक मिशन बना लिया और वहाँ भी राष्ट्र की स्थापना करना, ये फ्रांस के लोगों का मिशन बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण कदम जो है उठाए गए, जिसके माध्यम से फ्रांस की जनता के मन में फ्रांस के प्रति एक राष्ट्र की भावना की रचना हुई और आगे चल करके फ्रांस की सेनाओं ने क्या किया इसको भी हम जानते हैं। अब देखिए कि जो है ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके कारण जो है फ्रांस के अन्य भागों में, यूरोप के अन्य भागों में, अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि जो है फ्रांस में, देखिए मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है कि जैकोबिन क्लब बनाए जाना। ठीक है, जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। अब क्लब के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं और इसी के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को भी शेयर करते हैं। अब क्या हुआ कि फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहरों के लोग पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे और जोश में भी आ चुके थे। फ्रांस में जो जो घटनाएं घट रही थी उससे उन घटनाओं का अन्य लोगों के ऊपर भी काफ़ी, अन्य देशों के लोगों के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि शिक्षित और मध्य वर्ग के जो लोग थे और छात्रों ने, इन लोगों ने मिल करके क्या किया, जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया और कई जगह पर अन्य अन्य क्षेत्रों में भी कई जगह पर ये जैकोबिन क्लब बनाए गए और उनकी गतिविधियों ने क्या किया कि फ्रांस की सेना द्वारा अतिक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1990 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इस तरह से क्या हुआ कि फ्रांस की सेना द्वारा अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, अब फ्रांस की सेना जो भी काम कर रही थी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा था यूरोप के अन्य देशों के लोगों के ऊपर और इसके कारण से उन लोगों के मन में भी राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं पनपने लगी थी। अब जब हमने ये जान लिया कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, फ्रांसीसी क्रांति मतलब इसके क्या कारण हुए थे और फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए या राष्ट्र की भावना का विचार लोगों के मन में उत्पन्न करने के लिए क्या क्या क्रांतिकारियों के माध्यम से या वहाँ के लोगों के माध्यम से कौन कौन से कदम उठाए गए, जब इसके बारे में हमने जान लिया तो हम देखते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ वो 15 अगस्त 1769 में अजाशियो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का एक क्षेत्र है अजाशियो, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 5 मई 1821 में लॉन्गवुड हाउस में, जो कि लॉन्गवुड में है और ये लॉन्गवुड कहाँ है, सेंट हेलेना में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। और इसके साथ ही साथ जो है ये 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसल के रूप में शासक रहे। फिर 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक सम्राट भी रहे फ्रांस के। और उसके बाद क्या हुआ, 20 मार्च से 22 जून 1815 तक ये फिर से सम्राट बने। यानी इनका जो सम्राट के रूप में शासनकाल रहा वो 1804 से 1815 तक रहा और 1821 में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता जो थे वो कार्लो बोनापार्ट थे, माता लेटिजिए रमोलिनो, ये इनकी माता का नाम था। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा देखूंगा, आपको यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का जो है इनके चित्र भी दिखाई देंगे जिससे आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दिखते कैसे थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो 1804 से 1815 के बीच फ्रांस के बादशाह बने। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना की। एक तो 1789 में बड़ी मुश्किल से फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है
राजतंत्र खत्म होकर के लोकतंत्र का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, 1804 से 1815 के बीच में जब ये फ्रांस का बादशाह या सम्राट हुआ, तो इसने क्या किया कि वहाँ से फिर से प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया धीरे धीरे, और वहाँ पर फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। अब ये बदलाव क्या हुए, उसने उस व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाने की कोशिश करी। 1804 का जो सिविल कोड था, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधाओं को समाप्त कर दिया। इससे कानून में सबको समान हैसियत प्रदान की और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया। भाई जो 1804 का सिविल कोड था, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, इस कोड के कारण क्या हुआ कि लोगों को जन्म के आधार पर जो वरीयता मिल जाती थी, भाई उच्च वर्ग में जो कुलीन वर्ग में जो पैदा हुआ, राजा का जो पुत्र था उसको वैसे ही अधिकार मिल गया कि अगला शासक वही होगा, और जो गरीब किसान का पुत्र था उसको कोई भी अलग से अधिकार नहीं मिल पाते थे। इस कारण से 1804 का जो सिविल कोड आया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, उसमें क्या हुआ कि जन्म के आधार पर जो भी सुविधाएं लोगों को मिलती थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ उसने संपत्ति के अधिकार को भी पुख्ता किया, यानी यदि कोई व्यक्ति, उसके पिता की जो संपत्ति है, अब उस संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार होगा। जैसा कि उसने फ्रांस में किया था, अपने नियंत्रण वाले हर इलाकों में उसने नए नए सुधार किए। उसने क्या किया, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभागों को सरल कर दिया। उसने सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया और किसानों को दास्ता और जागीर को अदा कर होने वाले शुल्कों से मुक्त कर दिया। जितने भी जमींदारों के द्वारा जो है शुल्क लगाए जाते थे, लगान लगाए जाते थे, उनको भी उसने खत्म कर दिया। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई सीमितताओं को भी समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार के साधनों में भी सुधार किए गए। तो एक तरफ जहां नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था कि लोकतंत्र को समाप्त करके फिर से एक राजतंत्र लाने की कोशिश करी, राजतंत्र को ले ही आया, लेकिन साथ ही साथ उसने आम लोगों के हितों को ध्यान में रख करके बहुत सारे सुधार भी किए। अब इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया हुई, जनता के मन में उसके प्रति कैसी भावना आई, इस जो नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। क्या होता है कि जब एक सरकार 5 सालों तक टिकती है, मैं भारत के लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, कि जब कोई गवर्नमेंट चुन करके आती है सत्ता में और 5 सालों तक वो काम करती है, तो जब नई नई चुन करके आती है तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है, लोग उसका स्वागत भी करते हैं। उनको लगता है कि पिछली सरकार में ऐसे काम नहीं हो पाए थे, तो अगली सरकार जो चुन करके आ रही है उसमें हो सकता है कि अब बेहतर काम होंगे, बेहतर सुधार होंगे। लेकिन जब कई साल बीतने पर, 2 या 3, 4 साल बीतने पर भी उस गवर्नमेंट के द्वारा कोई बहुत बेहतर सुधार न किए जा सकें, कोई बेहतर विकल्प न लाए जा सकें, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी गई थी, उसके प्रति भी लोगों का मुंह धीरे धीरे भंग होने लगता है। यही शायद जनता के साथ हुआ। जनता जब लोगों को आज़ादी का स्वाद लोगों ने चखा, जब राजतंत्र खत्म होकर के लोकतंत्र आने लगा, तो लोगों को लगा कि अब बेहतर सुधार होंगे, और इसीलिए उस समय किसानों ने, कारीगरों ने, यानी आम वर्ग के लोगों ने इसका बड़ा अच्छे से स्वागत किया। उन्हें समझ में आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में बड़ी सहूलियतें मिलने वाली थीं। लेकिन जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा जमाया था, वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही थी। क्या हो रहा था कि शुरू में तो फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा गया, भाई जिन्होंने आज़ादी दिलाई, लेकिन जल्दी ही लोगों की समझ में आ गया था कि इस नई शासन व्यवस्था ने राजनैतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नेपोलियन द्वारा लाए गए प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में जबरदस्ती भर्ती, भाई नेपोलियन ने कुछ सुधार तो किए, लेकिन साथ ही साथ में उसने कुछ फेरबदल ऐसे कर दिए जिसने लोगों के मन से उसके प्रति जो सम्मान था, उसके प्रति जो मोह था, उसको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। उसमें सबसे पहला काम क्या हो गया कि प्रशासनिक बदलावों की तुलना में क्या हुआ कि टैक्स में ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है। और साथ ही साथ उसने क्या किया कि फ्रांस की सेना में आम लोगों के बीच में से लड़कों को जबरदस्ती भर्ती करने लगा। इस तरह से शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा।
अब देखते हैं एक अगला हेडिंग जो है कि क्रांति के पहले की स्थिति। ठीक है, अभी क्रांति जब हो गई उसके बाद लोगों की क्या स्थितियां रहीं या क्या क्या जो है फेरबदल हुए, इसके बारे में आपने देखा। क्रांति के पहले की स्थिति देख लेते हैं कि 18वीं सदी के मध्यकालीन यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा कि हम आज जानते हैं और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों, साम्राज्यों में बटे हुए थे, जैसे हमारे यहाँ था। भारत में भी ऐसे ही था कि हमारे यहाँ कई सारे प्रांत थे, कई सारे राज्य थे। जबकि जो है ये तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जो है हमारे जो पहले गृह मंत्री थे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके प्रयासों के माध्यम से, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है कि उन्होंने जितनी भी देसी रियासतें थी, जितने भी जो है ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे, उन सभी को उन्होंने एक झंडे के नीचे ला दिया। उसी तरह से 18वीं शताब्दी में भी मध्यकालीन यूरोप में क्या था, ये देश नहीं होते थे। जैसे आज हम जानते हैं कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। तो इस तरह के पहले राष्ट्र नहीं थे, बल्कि क्या था कि उस समय प्रांत हुआ करते थे। उस समय छोटे छोटे प्रांत और छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था, और जो है हर शासक का अपना स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजाओं के अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण ही उनमें कोई समानता की पुष्टि करता था। भाई जिस राजा का शासन जो है बहुत मजबूत होता था, जो राजा अधिक शक्तिशाली होता था, उसी का अधिकार क्षेत्र बढ़ता चला जाता था, और आसपास के जितने भी इलाके थे उस पर जहाँ जहाँ उसका कब्जा हो जाता था, लोग उसी के प्रति समर्पण की भावना लोगों के मन में आ जाती थी। अब यहीं पर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा। आज के टॉपिक में आपने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र के विचार में फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। ठीक है, और मैंने फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, जिसमें जो है उसके बारे में मैं फिर कभी आगे एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति की ही बात होगी। एक्चुअल में यहाँ पर जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण लोगों के मन में, फ्रांस की जनता के मन में तो राष्ट्र का विचार आया ही आया, लेकिन जो अन्य यूरोप के देश थे उनके मन में किस तरह से राष्ट्र का विचार उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा करी। और साथ ही साथ राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्र की भावना का विचार लाने के लिए जो है फ्रांस की जनता के द्वारा, फ्रांस के सैनिकों के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, इसके बारे में भी हमने आज विचार किया। साथ ही साथ जो है यूरोप के अन्य भागों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का, इस पर भी हमने चर्चा करी, और नेपोलियन के बारे में भी हमने जाना। अब अगले ब्लॉग में हम देखेंगे कि राष्ट्रों के उदय के कारण क्या थे और प्रक्रियाएं क्या रहीं। तब तक के लिए जय हिंद।